brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। 2 हफ्तों बाद लगभग मेरा खुद का खर्चा पानी में स्वागत है। अंशुमान जी कैसा रहे हैं? क्या आपका है स्वागत हालचाल? है सिद्धांत आपका स्वागत है खर्चा पानी में। आज हमारे पास दिलचस्प खबरें हैं। भारत की जमीन पर एक बड़ी कारपोरेट राइवलरी खड़ी हो रही है लंबे समय बाद। दिलचस्प देखने वाला घटनाक्रम है। और हमारे पास कुछ आईएमएफ से एक अच्छी खबर है, जो भारत के लिए एक राहत की खबर आईएमएफ से आ रही है, और एक खबर आप बताएंगे। हाँ, और खबर बताएंगे, और मुझे एक चीज बतानी है आपको और दर्शकों को भी। मैं ग्राउंड पे हूँ इन दिनों, तो फील्ड में निकला हुआ हूँ, तो एक व्यक्ति मिले मुझे, तो वो खर्चा पानी देखते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर आप लोग शुरुआत में ना ट्रेन का अखबार बेच देते हैं। बोले मतलब? तो बोले कि उनको बड़ा बढ़िया विशेषण उन्होंने यूज किया कि सर देखिए, ट्रेन में अखबार खरीदने जाइए ना, तो वो आपको कुछ भी बेच देगा। बोलेगा दिल्ली में फटा बम, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा और मोदी ने इमरान खान को धमका दिया है। आप ये खबर भले ही ना हो उसमें, लेकिन इस दम पे अखबार बिक जाता है। तो बोला कि सर आप लोग जब शुरुआत में 2-3 खबरें बताते हैं ना बड़ी बड़ी, और फिर उसको धीरे धीरे उसका धागा खोल के उसको बड़ा करके बताने की कोशिश करते हैं कि यार कैसा कैसा क्या क्या है, कि तहों में जाते हैं, तब हम लोग को लगता है। और तब शुरुआत की 3 खबरें हमारे लिए, अगर उस दिशा में ट्रेन में अखबार बेचने से अगर हम लोग बातचीत शुरू करें, तो 3 खबरें हैं। अडानी और रिलायंस में लड़ाई होने वाली है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन फंस गया है, और आईएमएफ से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहली खबर, हम बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी बातचीत करेंगे अंशुमान जी। खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, कई जगह खबरें छप चुकी हैं ये अब। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है केंद्र सरकार की, और ये प्राइवेटाइजेशन अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये खबर, ये पूरा अपडेट हम शायद ओलंपिक के हल्ले में, पेगासस के हल्ले में कहीं ना कहीं सुन नहीं पाए, लेकिन ये एक जरूरी खबर है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, जिसको बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, जो एक बहुत जरूरी कदम लग रहा था, एक बहुत जरूरी सुधार लग रहा था, अब वो फंसा हुआ लग रहा है। खबरों की माने तो मनी कंट्रोल की खबर बताती है कि कुछ कानूनों में बदलाव जो है उनमें होना बचा हुआ है। उन कानूनों में बदलाव के बाद प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा, और ये बदलाव जब होगा तब होगा। प्राइवेटाइजेशन अगले साल तक के लिए डिफर किया गया है। यहां पर अंशुमान जी आपसे 2 प्रश्न हैं मेरे। पहला प्रश्न ये है कि क्या प्राइवेटाइजेशन डिफर किया गया है, या उसे अब एक संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जिस महत्वाकांक्षा के साथ किया जा रहा था, वो महत्वाकांक्षा को मीट कर पाएगा कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन का स्टेप हो पाएगा कि नहीं उतना अच्छे से। और 2, क्या कानूनों में बदलाव ही एक वजह है प्राइवेटाइजेशन रुकने की? अंशुमान जी। सिद्धांत, ये खबर लगभग पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से सरकार के हलकों में, कॉरिडोर्स में तैर रही थी। खासतौर से संसद का सत्र रुकने की और संसद का सत्र लगातार बाधित होने की संभावनाओं में। आमतौर पर हम लोग जो दिल्ली में संसद और इन गतिविधियों को करीब से देखते हैं, तो जब संसद के सत्र नहीं चलते तो बाकी गतिविधियों के बारे में राजनेताओं की दिलचस्पी और ज्यादा होती है कि क्या हो रहा है। उसी दौरान एक खबर आना शुरू हुई कि सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में उलझ रही है, पर उस प्राइवेटाइजेशन में भी जो सबसे बड़ी बाधा है वो बैंकों के निजीकरण को लेकर है, बैंकों को प्राइवेटाइज करने को लेकर है। हमने लगभग जून के अंत तक, ये माने कि हम जून के अंत तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक सरकार में जबरदस्त ऊर्जा देखी थी, एक जबरदस्त आग्रह देखा था। नीति आयोग के पर्चे पे पर्चे आते थे। भारत के एक बड़े अधिकारी का, सरकार के एक बड़े अधिकारी का बयान भी आया था, जिसे बाद में उन्होंने अपनी निजी राय बताई थी कि भारत के सारे बैंक प्राइवेटाइज किए जाएंगे। अचानक पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में चीजें लड़खड़ा गई हैं, और 3 चीजें जो हमें संकेत के तौर पर मिल रही लड़खड़ाने की, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार बाकी स्टेक होल्डर्स को तैयार नहीं कर पा रही है इस बड़े फैसले के लिए, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसमें स्टेक होल्डर्स में शायद राजनीतिक सहमति बनाने की बात है, कर्मचारियों से सहमति बनाने की बात है,
और शायद सरकार के भीतर भी कुछ 2-3 राय हैं कि इसे कैसे किया जाए। और यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस प्रक्रिया को शुरू हुए बजट और उससे पहले से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले साल से हम इसकी बात सुन रहे हैं कि सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेगी। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश नीति आयोग ने पिछले साल की थी, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे। सरकार इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी मॉडलिटीज वर्कआउट नहीं कर पाई अभी तक कि हम इसको कैसे बेचेंगे, किसको बेचा जाएगा। दूसरी चीज जो हमें बाजार के सूत्रों से मिल रही है सिद्धांत, वो ये है कि बाजार से बहुत उत्साह नहीं आया है कि सरकार बैंक बेच रही है तो कोई खरीदने के लिए आगे खड़ा हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अपने आप समस्या में हैं। अभी उनकी चुनौतियां बरकरार हैं, तो खरीदेगा कौन? खरीदने के लिए कौन सा बैंक आगे आएगा? ये भी कहीं ना कहीं जो ल्यूकवार्म, जो ठंडा रिएक्शन आया है सरकार के को, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को रोक रहा है। अब यहाँ दो चीजें हम संदर्भ के लिए जोड़ना चाहेंगे जिन पर हम खर्चा पानी में चर्चा कर चुके हैं। एक, हमने चर्चा की थी कोल माइंस के प्राइवेटाइजेशन पे, प्राइवेट सेक्टर ने थम्स डाउन दिखा दिया, रुचि नहीं ली, हमने चर्चा की। हमने दूसरी चर्चा की थी रेलवे के प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए, उस पर प्राइवेट सेक्टर ने रुचि नहीं ली, 2 कंपनियां केवल बिड करने आई। तो अब बैंकों को लेकर कहीं ना कहीं एक दुविधा है। अगले साल तक बढ़ाने का मतलब यह है कि एक चीज, अगर ये खबर सही है, सरकार की तरफ से इस खबर का खंडन नहीं किया गया है, पर इस खबर प्रमुखता से कई जगह हमें दिखाई देती है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम डिफर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि फिर ये वित्त वर्ष तो गया। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, उनके डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगी। अब ये अगले साल के कार्यक्रम में डाला जाएगा, ऐसा लगता है, अगर अब ये खबर सही है, क्योंकि जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ रही है। दूसरी बड़ी चीज ये कि इसका असर एक और बड़े प्राइवेटाइजेशन पर पड़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर में, जो इंश्योरेंस का है। हमने 2 दिन पहले खर्चा पानी में दर्पण के साथ इस पर चर्चा की थी कि सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के लिए संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। उस पर थोड़ी राजनीति भी शुरू हुई है, उस पर कई कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सवाल भी उठाया है। तो अगर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया रुकती है, जिसका विरोध भी काफी हो रहा है चारों तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, बाकी वजहों से, तो फिर बीमा कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का या बीमा कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया पर भी उसका असर पड़ेगा। ये अपडेट हमारे सामने है, यानी कि राजनीतिक नब्ज पर सरकार की उंगलियां हैं, माहौल ठीक नहीं लग रहा, और बाजार से भी उतनी प्रतिक्रियाएं शायद अच्छी नहीं मिल रही हैं सरकार को जिस तरह से उसे बेचा जा सके। और एक चलते चलते अंतिम बात है कि भारत में विनिवेश हमेशा बरका छत्ता रहा है। ये ऐसी परिस्थिति है ना कि इसमें हाथ डालने पर हाथ सुलगना और झुलसना स्वाभाविक है। वैल्यूएशन के सवाल है, किस वैल्यू पर बेचेंगे आप एसेट्स को, किस कीमत पर बेचा जाएगा। हमने लंबी बहसें देखी हैं अरुण शौरी के विनिवेश मंत्री रहने से लेकर और पिछली सरकार तक, कि हमने सस्ता बेच दिया कि महंगा बेच दिया, हमें सही प्राइस मिला कि नहीं मिला। वो सारी बहसें शायद वित्त मंत्रालय को उलझा रही हैं कि हम एक सही मॉडल निकाल पाए जिसके जरिए इन्हें भेजा जा सके। ये अपडेट हमारे पास है। हाँ, और क्योंकि ऑयल पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन फंसा था, वो भी खबरें हमने कुछ दिनों में पहले डिस्कस की थी। और एलआईसी में भी धीरे धीरे ही बहुत जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो बहुत धीमे धीमे हो रही है, ये भी खबरें आती रही हैं। हाँ, एलआईसी में भी तो भी चर्चा है कि 2-3 किश्तों में किए जाने की संभावना है। तो अब अगर बैंक फंस रहा है तो फिर एलआईसी भी फंसने का खतरा बनता है, और फिर तो जनरल इंश्योरेंस को फंसने का भी खतरा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का जो बड़ा प्राइवेटाइजेशन मूव था, उस पर अब सवाल उठना शुरू हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास जो सूत्रों के से या बाकी लोग जो बता रहे हैं सिद्धांत, वो ये है कि बाकी एसेट मोनेटाइजेशन चलता रहेगा, यानी फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर जिन कंपनियों के एसेट्स को बेचना है, शायद वो प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। अब उसके बारे में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या अपडेट आता है, ये हमें थोड़े समय बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अब अगली खबर है। अगली खबर पे सुर्खी मैं बताऊंगा, डिटेल्स में अंशुमान जी बताएंगे। अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में झगड़ा हो सकता है। खबरें इस तरह की चल रही हैं। लाइवेंट की भी खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स से भी रिपोर्ट हुई है एक खबर। अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो नेचुरल गैस है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा है। जून 2021 में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने क्लीन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो अडानी ग्रुप के रास्ते में आ गए। और अडानी, जाहिर सी बात है कि अडानी रिलायंस के मुकाबले, अंशुमान जी, कम से कम नेचुरल गैस और क्लीन एनर्जी के मामले में रिलायंस के तुलना में एक छोटा प्लेयर है। तो ये झगड़ा, इसका स्वरूप क्या है, वजहें क्या है और निराकरण क्या होने वाला है? अंशुमान जी, इस पूरे मामले को आपकी गेंद आपके पाले। सिद्धांत, पहली बार लंबे समय बाद भारत के कॉर्पोरेट बाजार में 2 प्रतिद्वंदी तैयार हो रहे हैं, राइवलरीज तैयार हो रही हैं। हम हमेशा पुराने दौर में टाटा बिरला का नाम सुनते आए, पर ये दोनों समूह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं थे, एक ही उद्योगों में नहीं थे।
बात यहां से शुरू हुई कि जब मुकेश अंबानी ने पिछली बार अपने अभी जो हाल में अपने शेयर होल्डर्स की एजीएम थी जिस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी, तो हमने कहा था कि अडानी के बिजनेस में अंबानी की एंट्री हो रही है और उन्होंने बहुत बड़ा प्लान डिक्लेयर किया था रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का, प्लस उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बनाए जाने वाले जो उपकरण हैं, चाहे वो बैटरीज हो, चाहे सेल हो, चाहे पैनल्स हो, उनको बनाने के लिए वहां से इस बात का संकेत मिला था कि मुकेश अंबानी अब आगे बढ़ अडानी के उभरते एम्पायर को, गौतम अडानी के उभरते एम्पायर को चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले तक मुकेश अंबानी ने कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में निवेश नहीं किया था। वो अडानी का फोरे था और अडानी ने उसमें बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी ले रखी थी। दिलचस्प घटनाक्रम उसके बाद हुआ जब अभी अडानी समूह ने अपनी एक फाइलिंग में कंपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी डिपार्टमेंट को बताया कि अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी स्टेब्लिश की जा रही है और इस कंपनी की तैयारी पेट्रोकेमिकल्स में उतरने की है। पेट्रोकेमिकल्स मुकेश भाई का किला है भारत में और अंबानी समूह की वो मोनोपोली है। अडानी समूह ने इससे संकेत दिया। फिर ये फाइलिंग के बाद कल आई, तो कल हमने कई सूत्रों से जानने की कोशिश की कि तैयारी क्या है। तैयारी गंभीर है, तैयारी हल्की नहीं है। अडानी ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उतरने की तैयारी कुछ जमीनें बनाने के बाद, कुछ योजनाओं को देखने के बाद की है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हमको मिला सिद्धांत, वो ये था कि अडानी समूह ने जनवरी 2019 में, पिछले साल, जर्मन केमिकल कंपनी है BASF, बहुत बड़ी कंपनी है BASF, जायंट है, उसके साथ एक 2 बिलियन यूरो की केमिकल फैक्ट्री लगाने का एग्रीमेंट किया था 2019 में जनवरी में। उसके बाद फिर कोविड हो गया, तो शायद वो सारी परियोजनाएं जहां की तहां रह गई। ये परियोजना कहीं ना कहीं आगे बढ़ी। इस बीच में इसी डील में अडानी ने अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी को शामिल कर लिया। यानी इस परियोजना में जर्मनी की पेट्रोकेमिकल जायंट, पेट्रोकेमिकल दिग्गज BASF मौजूद है, अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी मौजूद है। अब इसके बाद अडानी ने कॉर्पोरेट फाइलिंग करके पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उतरने की बात की है। तैयारियां क्या हैं ये भी स्पष्ट नहीं है, अडानी समूह ने नहीं बताया है, पर जो बाजार में चर्चा है, जो शेयर बाजार के अंदर दिलचस्पी है, उस हिसाब से शायद अडानी समूह 10 मिलियन टन की कैपेसिटी की कोई एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री लगा सकते हैं। 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश इसमें होता है इस तरीके के बड़े प्लांट्स में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हम भारत के बाजार में 2 बड़े उद्योगों के बीच टकराव देखेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने बहुत दिनों से इस तरीके की कॉर्पोरेट राइवलरी नहीं देखी, जहां एक ही उद्योग में 2 लोग एक दूसरे को से टकरा रहे हो। सबसे ताजा हमारी स्मृतियों में जो उदाहरण आता है, वो आपको भी याद आता होगा, वो बॉम्बे डाइंग और मुकेश अंबानी की राइवलरी का था। और वो जंग थी, जो जंग कॉर्पोरेट हाउसेस ने भी लड़ी, पॉलिटिकली भी लड़ी, और उस समय की सरकार के भीतर लोग विभाजित थे। उसके किस्से कई सारे संस्मरणों में बिखरे हुए हैं। बॉम्बे डाइंग वर्सेस मुकेश अंबानी समूह, धीरूभाई अंबानी समूह की लड़ाई का मुकेश अंबानी नहीं तो नहीं, तो वो उस तरीके की राइवलरी, और वो राजनीतिक हलकों में भी वो तेजी के साथ वो लड़ाई लड़ी गई थी। ये चीज क्या होने जा रही है, क्योंकि दोनों कंपनियों ने, दोनों बड़े समूहों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है। देखने वाली बात होगी। दिलचस्प होता है जब 2 कॉर्पोरेट घराने आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, चुनौती देते हैं। हमने कंपटीशन तो देखा है भारत में, पर राइवलरीज नहीं देखी है। राइवलरी हमने एक ही बार उस लेवल की, उतने बड़े लेवल की राइवलरी भारत में ताजा इतिहास में हमने देखी है। हाँ, और क्योंकि अडानी समूह धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। आप एनर्जी सेक्टर देख लीजिए, उन्होंने अभी खबर है कि उन्होंने जो 3 कमर्शियल कोल माइंस में से उसमें 2 को बैक कर लिया। अब वो इधर पेट्रोकेमिकल्स में उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिलायंस एक हद के बाद उनको थोड़ा कैप करने की कोशिश करेगा। कोई भी समूह देखेगा एक कंपटीटर के तौर पे, और ये इस राइवलरी से बहुत सारे कीवर्ड्स और बहुत सारी बातें उपजने वाली हैं आने वाले समय में। हाँ, एक और दिलचस्प चीज है कि भारत में आमतौर पर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो एक दूसरे की टर्फ को क्रॉस नहीं करते हैं। ये काम शुरू हुआ था
था पिछले 15-20 वर्षों में, लेकिन फिर भी जो बड़े घराने थे, औद्योगिक घराने, उन्होंने कभी एक दूसरे की टर्फ को क्रॉस नहीं किया, एक दूसरे को सीधे नहीं टकराए। प्रतिस्पर्धाएं रही हैं, जैसे एक सेक्टर में एक ग्रुप की बड़ी कंपनी रही है और उस सेक्टर में दूसरी कंपनी रही है, पर पेट्रोकेमिकल का इतिहास भारत में कॉर्पोरेट राइवलरीज का सबसे दिलचस्प इतिहास है। द पेट्रोकेमिकल में सिर्फ एक वही राइवलरी नहीं थी, बॉम्बे डाइंग, और उसकी कई कई छोटी राइवलरीज भी थी, जिसका एक दिलचस्प इतिहास है। तो अडानी का पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आना, रिफाइनरी की तैयारी करना, जर्मन कंपनी के साथ करार होना, अबू धाबी के नेशनल कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना, ये सब चीजें बता रही हैं कि आतिशबाजी देखने को मिलेगी हमें, भारत के बाजार में कंपनियों की दिलचस्प आतिशबाजी देखने को मिलेगी। जी, और हमारी आखिरी खबर है आईएमएफ से जुड़ी हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिलीज करने का फैसला किया है, जो है $650 बिलियन का। ये खबर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, इंडिया के लिए एक सुखद अपडेट है आईएमएफ से। वो क्या है, अंशुमान जी बताएंगे। अंशुमान जी। आईएमएफ ने कोविड के बाद, ये चर्चा लगातार चल रही थी पिछले 1 साल से कि आईएमएफ के पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, यानी आईएमएफ के पास ऐसा फंड है जो दुनिया के देश शेयर होल्डिंग के तौर पर वहां जमा करते हैं और जो संकट के समय उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे बड़ा अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोई संकट नहीं है। तो अब अंततः आईएमएफ ने तय किया है कि करीब करीब 650 बिलियन डॉलर का रिजर्व ओपन करेगा अपने 190 सदस्य देशों के लिए, जो आईएमएफ के सदस्य देश हैं 190, और उन्हें उनका जो कोटा है, जिसको आईएमएफ का एसडीआर कोटा कहते हैं, यानी हर देश की सदस्यता के हिसाब से, शेयर होल्डिंग के हिसाब से उसे उस ड्राइंग राइट्स को इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। ये काम आईएमएफ 2009 के बाद एक बार फिर कर रहा है। 2009 में जब हमने बड़ी मंदी जब हमने बैंकों का मेल्टडाउन देखा था लेमन ब्रदर्स के बाद, तब आईएमएफ ने इस तरीके का पैकेज दिया था। अब आईएमएफ एसडीआर फैसिलिटी को दुनिया के देशों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के जरिए भारत को बेहतर संसाधन मिलने की और इस राइट्स में हिस्सा मिलने की अच्छी उम्मीद है, क्योंकि भारत आईएमएफ का बड़ा शेयर होल्डर है। भारत के पास भारत आईएमएफ के टॉप 10-12 जो देश हैं उन कंट्रीब्यूशन में है। तो अगर भारत ने अपने एसडीआर कोटे का इस्तेमाल किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चिंताएं थोड़े हद तक दूर होंगी। ये फंड जो भारत कंट्रीब्यूशन के तौर पर आईएमएफ में डालता रहा है, वो वापस लौटेगा और वो शायद अर्थव्यवस्था को चलाने में, बजट का दबाव कम करने में और राजकोषीय घाटा कम करने में मदद करेगा। इसलिए ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम जानना चाहते हैं। अपने सवाल पूछिएगा, अपने सुझाव सामने रखिएगा, जो भी शिकायत हो लिख भेजिएगा, हम ध्यान देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।